नमस्ते दोस्तों, आप सभी का संपूर्ण कृषि YouTube चैनल में स्वागत है। इसमें संपूर्ण कृषि YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पहले इससे पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ रहे थे? फसलों का क्लासिफिकेशन। और फसलों के क्लासिफिकेशन में हम पढ़ लिए थे क्लासिफिकेशन according to season, जिसमें हमने पढ़ लिया था खरीफ, पढ़ लिया था रबी, ये भी हो गया था। नंबर 1 खरीफ, नंबर 2 रबी, ये हो गया था। तीसरा चल रहा था जायद, ये पढ़ना बाकी। तो हम लोग आज अध्ययन करेंगे जायद की। नंबर 3 जायद, ऋतु की फसलें। क्या पढ़ेंगे? जायद ऋतु की फसलें। जैसा कि आपने रबी खरीफ का पढ़ लिया था, आज हम पढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं जायद। तो जायद ऋतु की फसलें कब उगाई जाती हैं? टॉपिक है बुआई का समय। बुआई के समय, बुआई का समय कैसा होना चाहिए? शुष्क, अधिक तापक्रम और शुष्क जलवायु। जायद की फसलों के लिए कैसी जलवायु चाहिए? क्या क्या जो है कि क्राइटेरिया है, क्या क्या लिमिटेशन है, किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ होता है। तो हम लोग ने जैसे रबी में पढ़ा था, वैसे ही जायद के लिए क्या चाहिए? जायद की फसल, उस फसल को जायद में ऋतु में उस फसल को शामिल करेंगे जिसको उगने के लिए बुआई के समय अधिक तापक्रम और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। किसकी? अधिक तापक्रम और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। तथा एक चीज और इसमें है, वो आती है, वो है तेज हवाएं। तेज हवाएं, तेज हवाएं जिसे ये सहन कर सकते हैं, जिसे हम लू बोलते हैं। लू क्या कहते हैं? लू। गर्मी में चलने वाली तेज पश्चिमी हवाओं को हम तेज पश्चिमी हवाओं को क्या कहते हैं? लू। तो तेज हवाएं ये होती हैं इनकी पहला। दूसरा है, इनके क्या होता है? इनको पकने के लिए भी कैसी जलवायु चाहिए? वृद्धि के लिए और पकने के लिए, वृद्धि एवं पकते समय कैसी जलवायु चाहिए? वृद्धि और पकते समय कैसी जलवायु चाहिए? ये भी क्या होनी चाहिए? अधिक तापमान व निम्न आर्द्रता।
ऐसी फसलें, ऐसे पौधे जायज ऋतु में शामिल किए जाते हैं जिनकी वृद्धि और पकते समय अधिक तापक्रम और निम्न ताप आर्द्रता की आवश्यकता होती है। अब आता है पौधे कैसे होते हैं। ये दूसरा रिक्वायरमेंट, प्रकाश। तीसरा है प्रकाश अवधि। प्रकाश अवधि क्या है इनकी? इन पौधों को अंकुरण, वृद्धि और पकने के समय अधिक प्रकाश, अवधि की आवश्यकता होती है। देखिए, जायद की फसलों के क्या, वे पौधे जिनको बुआई के समय अधिक तापमान और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें ये उग सकते हैं। दूसरा, वृद्धि के समय अधिक ताप वृद्धि और पकते समय कैसी जलवायु चाहिए? अधिक तापक्रम और निम्न आर्द्रता की आवश्यकता होती है। और प्रकाश अवधि क्या होती है? अंकुरण, वृद्धि और पकने के समय। तो मेन पकने के समय से होता है कि कैसे होते हैं। तो पकने के समय भी इन्हें अधिक प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। इसीलिए इन्हें सभी मतलब पूरे अधिक, सब कुछ अधिक होता है। क्या है? तापक्रम भी अधिक है और क्या कहते हैं, वृद्धि के लिए भी अधिक है और पकते समय भी अधिक है। तो इसीलिए इन्हें परिपक्वता के लिए तो कौन से पौधे कहा जाते हैं? इसे कहेंगे लॉन्ग डेज प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट क्या कहा जाता है? लॉन्ग डे प्लांट। ये पौधों को पकते समय अधिक तापक्रम और अधिक वृद्धि के लिए भी चाहिए और पकते समय भी अधिक तापमान चाहिए, अंकुरण के लिए भी चाहिए। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है लॉन्ग डे प्लांट। अर्थात जब हम अभी क्लासिफिकेशन में आगे पढ़ेंगे तो हम एक क्लासिफिकेशन में आएगा जब हम पढ़ेंगे कि पौधों की प्रकाश अवधि के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो उस प्रकाश अवधि के आधार पर हम इस तीनों को पढ़ेंगे, शॉर्ट डेज, लॉन्ग डेज और डे न्यूट्रल। ये तो बाद में हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया रबी। अब आता है, इसको एक बार आप फिर से देख लीजिए, खरीफ के लिए, रबी के लिए। सीजन के हिसाब से फसलों को 3 प्रकार से बांटा गया है, खरीफ, रबी, जायद। तो हमने खरीफ रबी का जो है विवरण पढ़ लिया था। जायद का कहना है तो जायद ऋतु की वो फसलें शामिल की जाती हैं जिनको बुआई के समय अधिक तापक्रम तथा शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, वृद्धि के भी और पकते समय भी क्यों क्या आवश्यकता होती है? अधिक तापक्रम और निम्न आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तथा प्रकाश अवधि क्या होती है? इनका अंकुरण, वृद्धि और पकते समय भी मेनतः डिवाइडेशन जो किया जाता है लॉन्ग डेज, शॉर्ट डेज, वो पकते समय की अवधि के आधार पर किया जाता है। तो इनको अधिक प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें लॉन्ग डेज प्लांट भी कहा जाता है। अब लॉन्ग डेज प्लांट के उदाहरण कौन से हैं? उदाहरण कौन से फसल आ जाएंगे? कद्दू वर्गीय फसल, जैसे कद्दू, खरबूजा, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि। ये क्या आते हैं? ये आते हैं जायद ऋतु की फसलों में के अंतर्गत। अब हम आगे पढ़ेंगे
अगला क्लासिफिकेशन होगा जो हम पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स अर्थात फसलों का आर्थिक आधार पर वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। तो क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन according to इकोनॉमिक अर्थात इसको हम कर देंगे आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण। आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण अर्थात हम अपने पूंजी की वृद्धि के लिए, अर्थ की वृद्धि के लिए, उन विकास के लिए फसलों को जिसके उपयोग पर हम लाते हैं, जिस प्रकार के हम उसका किस में उपयोग लाते हैं, किस रूप में लेते हैं, उस आधार पर इनको वर्गीकरण किया गया है। जैसे है पहला अन्न वाली फसलें, अन्न की फसलें जिसे हम कह सकते हैं सीरियल क्रॉप। क्या कह सकते हैं? सीरियल क्रॉप्स या इसी को हम कह सकते हैं खाद्यान्न। फसलें, ठीक है, कितने नाम से जानते हैं? अन्य की फसलें, सीरियल क्रॉप्स या खाद्यान्न की फसलें। खाद्यान्न की फसलें वह फसलें जिसे हम चावल, रोटी के रूप में उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं अन्य वाली फसलें या सीरियल क्रॉप या खाद्यान्न। वह फसल जिनके उपयोग हम मुख्य रूप से चावल और आटा या रोटी के रूप में उपयोग करते हैं उसे अन्य वाली फसलें कहते हैं। क्या कहते हैं? वह फसल जिसके दाने को हम सभी रोटी आटा या चावल के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसमें कौन से आ जाएगा? गेहूं, धान, मक्का। जैसे उदाहरण में गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, कोदो, काकुन, सावा,
सावा बोलते हैं, सावा, सवा आदि। अब इसे हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इन्हें हम 3 भागों में और विभाजित कर सकते हैं। पहला हो जाएगा मिलेट्स और स्मॉल मिलेट्स और मेन सीरियल क्रॉप्स। इसे कितने भागों में भाग कर सकते हैं? 3 वर्गों में पुनः बांटा जाता है। कितने? 3 वर्गों में। पहला हो जाएगा मेन सीरियल क्रॉप्स। मेन सीरियल क्रॉप्स में कौन सा आ जाएंगे? या जिसे मुख्य खाद्यान्न गेहूं, चावल, जिसे हम धान कहते हैं, धान, जौ, जई। ठीक है। अब दूसरा आता है मिलेट्स या मोटे खाद्यान्न। मिलेट्स दूसरा हो जाएगा कौन सा? जिसे हम कहते हैं मिलेट्स। लेट्स सीरियल क्रॉप्स। मिलेट सीरियल क्रॉप्स में आपका कौन सा आएगा? मिलेट सीरियल क्रॉप्स में आ जाएंगे आपका ज्वार, बाजरा, मक्का। ज्वार, बाजरा, मक्का। और इसके बाद आ जाएगा नंबर 3 स्मॉल मिलेट्स। स्मॉल मिलेट सीरियल्स। स्मॉल मिलेट्स को मोटा अनाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटा अनाज, जिसे हम आते हैं ज्वार, बाजरा, मक्का। और स्मॉल मिलेट्स में आ जाएगा कोदो, सावा, सावा, चेना, काकुन, कोदो, सावा, चेना, काकुन, रागी आदि। क्या आ जाएगा? रागी। अब आप देख लीजिए आर्थिक क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। क्लासिफिकेशन तेजी से पढ़ते हैं थोड़ा सा। नंबर 2 क्लासिफिकेशन है, जिसको हम बी लिखे हैं। क्या है? दूसरे आधार पर। पहला हमने कर दिया सीजन के आधार पर, दूसरा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो कितने प्रकार के होते हैं? पहला हमने उठाया था अन्य वाली फसल, जिसे हम कहते हैं सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप से वह फसल जिसके दाने को हम सभी रोटी, आटा या चावल के रूप में उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सीरियल क्रॉप्स या खाद्यान्न कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्यान्न। अब इसमें कौन सा है? गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदो, काकुन, सावा, रागी, चेना आदि सब आते हैं। ठीक है। अब इनको हम 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला कौन सा होगा? मेन सीरियल क्रॉप्स। देखिए यहां लिखा है 3 वर्गों में पुनः विभाजित किया गया है। मेन सीरियल क्रॉप्स, मेन सीरियल का मुख्य खाद्यान्न फसलें। मुख्य खाद्यान्न फसलें में कौन? गेहूं, चावल, जैसे धान, जौ, जई। गेहूं, चावल,
जौ, जई, ये 4 मुख्य सीरियल क्रॉप्स हैं। उसके बाद एक तीसरा आता है मिलेट्स, जिसे हम कहते हैं मोटे खाद्यान्स, मोटा खाद्यान्स। आप अक्सर करके पढ़े होंगे मोटा खाद्यान्न लिखा रहता है। मिलेट्स, मिलेट्स में कौन से आ जाएंगे? मिलेट्स क्रॉप्स में ज्वार, बाजरा, मक्का, 3 इसमें आ जाते हैं। फिर आता है स्मॉल मिलेट्स। स्मॉल मिलेट्स का मतलब छोटे दाने वाले, कोदो, सांवा, चेना, काकुन, रागी। ये बहुत पूछे जाते हैं, सांवा, कोदो और रागी। सांवा, कोदो, रागी और चेना। काकुन थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन ये सब किस में आ गए? स्मॉल मिलेट में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर पुनः मिलेंगे और क्लासिफिकेशन आगे करेंगे। बड़ा वीडियो होने के कारण वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कठिनाई प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। इसलिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।